हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का इतिहास का चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो नेशनलिज्म क्या होता है ये पहले देख लेते हैं। जाति, संस्कृति, भाषा आदि की समानता के आधार पर एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की जनभावना। तो इसमें कल्चर कंसिस्टेंस होता है, कास्ट सेम हो, भाषाएं सेम हो, तो वो बहुत ईजिली जो है राष्ट्र बन जाता है। और ये राष्ट्रवाद की फीलिंग्स भी होनी चाहिए। राष्ट्र ऐसा होता है जहाँ पे किसी की भी कोई निजी संपत्ति नहीं होती, अर्थात ये है कि वहाँ की जो शक्ति का स्रोत है वो जनता ही होती है, अर्थात राजतंत्र से लोकतंत्र का बनना। तो पहले राष्ट्रवाद का होता है यूरोप में हुआ, और यूरोप से ही देश जैसी, राष्ट्र जैसी संकल्पना आई। तो सबसे पहले देखेंगे कि फ्रांस की क्रांति हुई, और उसके बाद जो है जर्मनी का एकीकरण और इटली के एकीकरण के साथ ही राष्ट्र बनने शुरू हो गए। तो यूरोप में राष्ट्रवाद जो है वो शुरुआती दौर में तो एक संकल्पना ही थी, और वो धीरे धीरे विकसित हुई। तो इस चैप्टर में जो हम पहले देख रहे हैं, एक फ़ोटो लगा हुआ है जिसको फेड्रिक सॉरियो ने किया है। तो एक सपनों का राष्ट्र है। इस सपनों के राष्ट्र में आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये जो है 3 रंगों का झंडा लिए हुए, और बहुत सारे देश के झंडे लगे हुए हैं, और लोग जो है आगे की तरफ मार्च कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसी संकल्पना थी जो राजतंत्र से लोकतंत्र की तरफ जा रही थी, राजतंत्र से एक ऐसी व्यवस्था की तरफ जा रही थी जो व्यवस्था जो है समाज में लोगों के द्वारा बना हुआ, लोगों की भलाई के लिए काम करता हो। तो फैड्रिक सॉरियो के द्वारा ये जो संकल्पना है उसको हम आगे देखते हैं। तो एक कल्पना मात्र जो ये फोटो था, एक कल्पना मात्र था कि ये दुनिया के लोग जो है राष्ट्र के रूप में कैसे विकसित होंगे, राष्ट्र कैसे बनेंगे। तो शुरुआती के दौर में आपने देखा है कि जो है फ्रांस की क्रांति होती है, और फ्रांस में स्वतंत्रता की बात होती है, आज़ादी की बात होती है। फिर वो लोगों का जो है वो राजतंत्र से विद्रोह होता है, और फिर किस प्रकार से एक व्यवस्था का निर्माण होता है। तो वैसे ही हम देख रहे हैं, आगे देखते हैं कि अमेरिका स्विट्जरलैंड जो राष्ट्र बन चुके थे, तब की बात कर रहा हूँ, क्योंकि फ्रांस की क्रांति के पहले जो है वो अमेरिका जो है एक राष्ट्र के रूप में निर्मित हो चुका था। ये व्यक्ति 1779 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुआ। तो जब फ्रांसीसी क्रांति हुआ और उसमें एक निरंकुश राजा के अगेंस्ट में जो है लड़ाई लड़ा गया, लोगों को राजनीतिक संवैधानिक अधिकार चाहिए था, और जो राजतंत्र था उसको उखाड़ फेंकना था। क्योंकि राजतंत्र जो होता है हमेशा राजा के हित के लिए काम करता है, राजा के प्रॉफिट के लिए काम करता है। तो राजतंत्र कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि वो लोगों का उसमें शोषण होता है, क्योंकि लोगों की स्वतंत्रता का ध्यान नहीं रखा जाता, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए हमेशा लोग जो चाहते हैं वो राजतंत्र से मुक्ति चाहते हैं। तो हम देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति, जैसे आपने पिछले क्लासों में पढ़ा होगा कि फ्रांस की क्रांति कैसे हुई और इसके क्या कारण थे। तो जो नेपोलियन रहता है वो राजतंत्र वापस लाकर जो है वो प्रजातंत्र को नष्ट तो करता है, लेकिन इसकी भी कुछ अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होती है। जैसे कि देखिए कि प्रजातंत्र लाके नेपोलियन ने कानून के समक्ष सबको बराबर का अधिकार तो दे दिया, कि इसमें कोई बड़ा कोई छोटा, या कोई सामंत या कोई जागीरदार, इस टाइप का कोई तो होगा नहीं। सबके समान अधिकार होंगे, सबको संपत्ति का भी अधिकार होगा। अब ऐसा माना जाएगा कि सारी संपत्ति जो है राजा का नहीं है, अब पर्सनल संपत्ति भी होगी लोगों के। तो ये सारे अधिकार मिला था। इन अधिकारों के साथ में जो है उनको जागीरदार और जो भूमि स्वामी थे, जो शोषण करते थे किसानों का, उनसे मुक्ति भी मिली थी इनको। साथ में इन्होंने यातायात और संचार की सुविधाएं, जो कम्युनिकेशन और जो रोडवेज है, और जो छोटे कामगार हैं, जो लघु उद्योग बैठा रहे को, उनको बहुत ज़्यादा इसमें क्या आज़ादी मिली, सफलताएं मिली, और इसका ध्यान रखा गया नेपोलियन के समय में। साथ ही एक समान कानून, मानक भार, जो कहते हैं ना नाप तौल की जो वो होती है, भार होती है, वेटेज, उसको एक किया गया, राष्ट्रीय मुद्रा लाया गया। और राष्ट्र के रूप में निर्माण का कहीं ना कहीं एक ये भी कारण है कि राष्ट्र बनने में जैसे भाषाएं, ये जो है मानक भार एक समान हो, एक कानून, एक समान कानून लागू होता हो पूरे क्षेत्र में। तो ये कहीं ना कहीं एक एक कड़ी में जोड़ता है, और वो कड़ी जो है राष्ट्रवाद की तरफ जाता है। देखिए ये एक जर्मनी में स्वतंत्रता का वृक्ष का रोपण किया गया। तो स्वतंत्रता तब एक महत्वपूर्ण मुद्दा हुआ करता था। लोगों को राजतंत्र से मुक्ति चाहिए था, राजाओं के जो हित हैं उनसे आगे कहीं खुद के विकास, खुद के स्वतंत्रता, खुद के जो है बच्चों के विकास, समाज का विकास करने के लिए लोग आगे आना चाहते थे। तो ये भी जैसे हमने फेडरिक सरियो का पिक देखा था, कुछ वैसा ही पिक ये भी है। तो इस पिक में देखेंगे कैसे लोग जो हैं वो
स्वतंत्रता वृक्ष बनाए हुए हैं और कैसे लेफ्ट और राइट साइड में देख रहे हैं लोगों का शोषण हो रहा है, जो कौन कर रहे हैं, सैनिक कर रहे हैं। तो सैनिकों से मुक्ति चाहते थे ये, कहीं ना कहीं ये जो राजाओं से मुक्ति चाहते थे और एक ऐसा समाज बनाना चाहते थे जिसमें जो है सबका विकास हो। तो आप नेपोलियन के बारे में पिछले क्लास में पढ़ा होगा। तो यूरोप में जो राष्ट्रवाद है मेनली फ्रांस से शुरू होती है और फिर जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण और निरंकुश जो राजतंत्र है उससे मुक्ति मिलती है लोगों को। अब ये क्या है कि अब सब सामूहिक जब वो होता है, संस्कृति बनती है, सामूहिक भाषाएं होती है, सामूहिक जो समस्याएं होती है, जैसे सबकी समान समस्याएं हैं तो लोग एक बंधन में जुड़ने लग जाते हैं। कहते हैं ना सभी दुश्मन जो हैं वो एक साथ जुट जाते हैं जब किसी और को हराना होता। तो इन सब की समस्याएं सेम है, जो राजतंत्र के अगेंस्ट में है, निरंकुश राजतंत्र से क्या चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं। तो जब इनकी संस्कृतियां सेम होंगी, जब इनके चीज़ें सेम होंगी तो कहीं ना कहीं राष्ट्र के रूप में निर्माण में एक होगा। लेकिन अभी पहले क्यों नहीं राष्ट्र का निर्माण हुआ था, तो देखिए इसमें बहुत सारे तथ्य दिए हुए कि पहले क्यों नहीं हो रहा था। कि पहले अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जनसमूह में लोग बटे थे, अलग अलग भाषाएं बोलते थे। कुलीन लोग जर्मन बोलते थे, लोम्बार्डी एंड वेनेशिया जैसे में इतालवी बोलते थे। तो अभी एकीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण घटना तो ये है कि जो कल्चर जो है सेम होना चाहिए, सेम कंससनेस, कल्चर कंससनेस होना चाहिए। जो आपकी संस्कृतियाँ सेम होनी चाहिए, जैसे भाषाएं हो, जैसे रहन सहन हो, जैसे जनसमूह के सेम जो समस्याएं हो, तो ये आपस में जुड़ के एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। एक कुछ तिथियाँ दिया हुआ है जो हमें महत्वपूर्ण है, जो ध्यान रखना पड़ा, 3-4 है। कि 1797 में नेपोलियन का इटली पर हमला हुआ और 1814 में जो नेपोलियन का पतन हुआ और वियना का 1815 में वियना की संधि हुई। तो ये सब कुछ हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। अब देखते हैं कि उदारवाद क्या होता है। उदारवाद भी एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है फ्रीडम, आज़ादी। तो आज़ाद होना, तो किस प्रकार की आज़ादी की बात करता है उदारवाद। उदारवाद कहता है कि जो निजी संपत्ति का स्वामित्व है, मतलब उदारवाद क्या है कि जब आप एक बिजनेस करते हो तो बिजनेस में स्वतंत्रताएं हो लोगों को बिजनेस करने का स्वतंत्रताएं कैसे मिलेगी कि टैक्सेस ना हो, टैक्सेस कम लगाए जाए, शोषण न किया जाए लोगों का, ऐसे कानून न लगाए जाए जो उस बिजनेस को या उस कार्य को करने में क्या है कठिनाइयाँ उत्पन्न हो। लोग और आगे चल के आप देखेंगे कि सबको उदारवाद में, अगर राजनीतिक उदारवाद की बात करें तो उसमें सबको क्या, वोट देने का अधिकार, सरकार बनाने का अधिकार। आर्थिक उदारवाद की बात करें तो सबको जो है फ्रीडम हो अपने जो है कार्य करने का, अपने बिजनेस को करने का। तो ये सारी चीज़ें हैं। सामाजिक और अगर सांस्कृतिक उदारवाद की बात करें तो लोगों को अपने हिसाब से, अपने तरफ से किसको पूजा करना है, किसको मानना है, सांस्कृतिक किस प्रकार के कल्चर को अपनाना है, तो ये चीज़ें उदारवाद है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि राजतंत्र से लोग प्रजातंत्र और उदारवाद की तरफ आने लग गए। तो एक समय के साथ जो है ना चीज़ें बदलती रहती हैं। तो उदारवाद जो कहीं ना कहीं हावी होता रहा और एक राष्ट्र के निर्माण के रूप में ये भी एक कड़ी के रूप में साबित होता रहा। तो जो मैंने आपको बताया कि बाजारों से मुक्ति चाहते थे, चीज़ों पूंजी का आवागमन, फ्री आवागमन होता रहे, तो आते जाते रहेंगे ये चीज़ें। हम लोग देखेंगे कि 1830 से 1848 में क्रांतियों का युग शुरू होता है। इसमें जर्मनी में होता है, इटली में होता है। तो ये क्रांति होता क्या है, रूढ़िवाद अगेंस्ट उदारवाद, लिबरलिज्म। तो इनके बीच में क्यों होता है ये जो है ये जो क्रांतियाँ हो रही, क्यों हो रहा है। देखिए उदारवाद का जो मतलब है, मैंने बताया कि समय के साथ परिवर्तन लाना चाहते हैं, समय के साथ सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन लाना चाहते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन लाना चाहते हैं, जैसे महिलाओं को वोटिंग का अधिकार देना चाहते हैं, सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, और साथ में आर्थिक क्षेत्रों में जो है परिवर्तन लाकर जो है अर्थव्यवस्था को संभालना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसमें लोगों को फ्रीडम होगा अपने व्यापार को करने का। वहीं अपना रूढ़िवाद क्या होता है, इन दोनों में थोड़ा सा बस डिफरेंस है। रूढ़िवाद खुद को बदलना नहीं चाहता, वो बोलता है कि जो पहले वाला जो शासन था वही अच्छा था, जैसे पोप का शासन, जैसे वो राजाओं का शासन। तो इन दोनों के अगेंस्ट में जो है क्रांति होती है। तो बस क्रांति का थोड़ा सा ये हमें समझना है कि दो विचारों के बीच में क्रांति, ये क्रांति चाहे कितनी भी हो,
इटली का एकीकरण में हो, जर्मनी में हो, फ्रांस में हो, अमेरिका में, तो बस ये विचारों का क्रांति का एक परिवर्तन है कि विचार बदलते हैं और फिर एक क्रांति होता है। तो आप इसी में वही दिया हुआ है कि रूढ़िवाद जो फ्रांस में भी रूढ़िवाद के अगेंस्ट में किस प्रकार से होता है, फिर जर्मनी में रूढ़िवाद के अगेंस्ट में जो है उदारवाद किस प्रकार से भारी पड़ता है इन पे। तो समय के साथ अगर नहीं बदलेंगे आप, तो फिर समय आपको बदल देगा, क्रांति होगी। तो समय के साथ इन राजाओं को भी बदलना था, बट उन लोगों ने बदलने की कोशिश नहीं की। देखिए जैसा कि हम कह रहे थे कि अ, जो राष्ट्रवाद होता है, उदार राष्ट्रवाद, और फिर हमने एक पीछे पढ़ा कि ये दूसरी तरफ का जो होता है रूढ़िवाद। तो उदारवाद और रूढ़िवाद का जो है ये क्या है, एक टक्कर है कह लें तो। लेखक का ऐसा मानना है कि ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का जो उद्भव कैसे हो गया। तो अब ब्रिटेन के पक्ष में देखेंगे तो ब्रिटेन के जो निवासी हैं उनके सांस्कृतिक राजनीतिक परंपराएं लगभग सेम थी, है ना, और वो समय के साथ बदलाव भी लाते रहे अपने कल्चर में, समाज में। तो इसलिए जो है वहाँ राष्ट्रवाद का उदय हो गया, स्वतः हो गया कहें तो, किसी क्रांति की ज़रूरत नहीं पड़ी। और इसी के साथ आप देखेंगे कि मैं अंत में यही कहूँगा, अब अंत में हम रिवाइज कर लेते हैं कि राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्रवाद के लिए जो है संस्कृति, भाषाएं, परंपराएं और लोगों के जो समस्याएं वो समान होनी चाहिए। तो एक राष्ट्रवाद का उद्भव होता है और उसके बाद उदारवाद क्या होता है। उदारवाद में हमने आपको बताया कि राजनीतिक रूप से जैसे महिलाओं को वोटिंग का अधिकार, सभी वयस्कों को वोटिंग का अधिकार, और राजनीतिक जो है अधिकार जिसमें खुद को शासक बना सकें या जो जनप्रतिनिधि बना सके वो अधिकार, तो वो राजनीतिक है। तो उदारवाद में राजनीतिक अधिकार हो गया। उसी में उदारवाद में हम करें आर्थिक, तो उसमें लोगों को अपनी अर्थव्यवस्था ठीक से चलाने का, उसमें करों को कम कर देने का, करों पे ध्यान देने का, तो वो जो अधिकार है ना, वो है आर्थिक उदारवाद। तो अभी हम बोले राष्ट्रवाद समझ लिए, आर्थिक उदारवाद समझ लिए, राजनीतिक उदारवाद समझ लिए, अभी हम साम्राज्यवाद। तो जब कोई देश किसी अब दूसरे देश पे राजनीतिक रूप से अधिकार करके उसका शोषण करे अपने लाभ के लिए, जब कोई एक देश दूसरे देश पर आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से अधिकार कर ले और उसका शोषण करे अपने हित के लिए, तो होता है साम्राज्यवाद। और साम्राज्यवाद में जो ब्रिटेन जैसी देश रहे हैं, उन्होंने एशिया, यूरोप के बहुत सारे देशों पे जो है उन्होंने, अफ्रीका के देशों पे बहुत सारे पे उन्होंने अपना साम्राज्य संभाला और उस पर राजनीतिक अधिकार करके उसका आर्थिक शोषण करते रहे। तो इस प्रकार से हम राष्ट्रवाद समझ लिए, उदारवाद समझ लिए, साम्राज्यवाद समझ लिए। तो जो परीक्षा में क्वेश्चंस आएंगे तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस है, आप देखेंगे जैसे कि फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों के क्या कदम उठाए। तो आप देखोगे कि किस प्रकार से फ्रांस में भाषाओं भाषाओं को सेम किया गया, कि अभी सभी फ्रेंच बोलने लग गए हैं। तो वहाँ क्या है, एक अपनापन आता है और एक राष्ट्र के निर्माण में एक कड़ी के रूप में ये साबित होता है। जैसे वहाँ आप देखोगे कि नेपोलियन के समय में वेटेज जो है सेम कर दिया गया, वहाँ पे सेम कानून ला दिया गया। तो जो जहाँ चीज़ें सेम होती है ना, तो वहाँ पे एकता आता है और एक राष्ट्र के निर्माण के रूप में वो आगे आता है। आगे देखिए जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण आपने पिछले क्लासों में पढ़ा होगा, बिल्कुल सेम ही है, वही चीज़ें है वहाँ पे जो पूछ रहा है। उदारवाद के बारे में हमने आपको बताया कि उदारवाद होता क्या है। उदारवाद की जो क्रांति की बातें कर रही हैं, हमने आपको बताया कि राजनीतिक उदारवाद क्या होता है, सामाजिक उदारवाद क्या होता है, आर्थिक उदारवाद क्या होता है। तो ये चीज़ें लिखनी है, क्वेश्चन आंसर यही है बस, और कुछ नहीं है। आगे देखेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान। तो मैंने आपको बताया राष्ट्रवाद में संस्कृति का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, कि जब राष्ट्र का निर्माण होता है तो उसमें संस्कृति का जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है, कि संस्कृतियाँ अगर सेम हो ना तो राष्ट्रवाद का उदय बड़े तेज़ी से हो जाता है। संस्कृति में परंपराएं सेम हो, भाषाएं सेम हो, लोगों के समस्याएं सेम हो, तो राष्ट्र के निर्माण में ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। हमने शुरू में ही पढ़ा था जब चैप्टर के फर्स्ट में कि राष्ट्रवाद किसको कहते हैं, तो उसमें हमने देखा था कि कैसे जो है एक लोगों के जो कल्चर कंससनेस, एक कल्चर के प्रति कंससनेस, जैसे कि मैं उदाहरण स्वरूप बताऊं कि अपने जो है राष्ट्र के निर्माण के लिए अपने वीर सपूतों को याद करना, जो सैनिकों को याद करना, अपनी जो उनकी जो पुरानी जो सभ्यताएं हैं उनको महान बताना। तो अभी जब पुरानी सभ्यताओं की बात करेंगे कि हमारी पुरानी सभ्यताएं बहुत महान थी और हमारे जो है वंशज बहुत महान थे, तो एक कहीं ना कहीं अपनापन आता है सब में। जैसे सब फ्रेंच बोल रहे हों और जैसे उनके कल्चर सेम हो,
कल्चर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि पहनावा सेम हो, उनकी बोली सेम हो, उनके परंपराएं सेम हो, उनके शादी करने का व्यवहार सेम हो। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं क्या है, एक राष्ट्रवाद के निर्माण में योगदान करता है। तो वही नीचे के 2 नंबर के जो क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का योगदान क्या है। तो मैंने संस्कृतियों के सारे पक्ष बताए, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, ये तो सारी स्वरूप है जो कहीं ना कहीं आपको क्या है, राष्ट्रवाद के रूप में एकीकरण में आपको जोड़ते हैं। अब ये भी क्वेश्चंस आप देख लो कि ब्रिटेन का राष्ट्रवाद क्यों है, मैंने आपको बताया। यूरोप की तुलना में ब्रिटेन में स्वतः क्यों हो गया, उसका कारण हमने आपको पहले बता दिया। और यही क्वेश्चंस हैं, तो आप इसको बड़े इजीली लिख सकते हैं। इसमें सामाजिक पक्ष क्या है, राजनीतिक पक्ष क्या है, इनके आर्थिक पक्ष क्या है, और किस प्रकार से राष्ट्र का निर्माण होता है।